नमस्कार, आप देख रहे हैं मिट न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसे आप आजकल जानते हैं KGMU के नाम से, इसी से जुड़ा है लव जिहाद, यौन शोषण और धर्मांतरण। आरोप लगे हैं डॉक्टर पर और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए हैं कि एसटीएफ इसकी जांच करेगा और एसटीएफ ने जांच शुरू भी कर दी है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से गठित आंतरिक जांच समिति को भंग कर दिया गया है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद को अभी तक हुई जांच रिपोर्ट सौंपी है और आगे की जांच एसटीएफ से कराने की सिफारिश की गई थी। वहीं महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने मामले में पैथोलॉजी विभाग के अध्यक्ष और सदस्यों पर पीड़ित रेजिडेंट डॉक्टर पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। ऐसे में अब एसटीएफ आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक यानी कि रमीज मलिक के मददगारों पर भी शिकंजा कस सकती है। कस क्या सकती है? कसना ही पड़ेगा, क्योंकि सबूत ही ऐसे सामने आ रहे हैं कि इस रमीज के ताल्लुकात जो थे वो पीएफआई के साथ थे, इसके पिता के पीएफआई के साथ ताल्लुक थे। और तो और अगर शाहीन की बात करें, डॉक्टर शाहीन जो कि दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में आरोपी है, उससे भी इसके ताल्लुकात हैं। और मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है, जो पुलिस की गिरफ्त में है। 18 दिन तक ये फरार रहा था। विशाखा कमेटी ने उसे सभी आरोपों में दोषी पाया है। विशाखा कमेटी होती है किसी भी दफ्तर में, किसी भी संस्थान के अंदर, वहां पर महिलाओं के साथ किस तरीके से व्यवहार होता है काम की जगह पर, उसके लिए एक विशाखा कमेटी बनाई जाती है, जिसमें महिलाएं अपने साथ हो रहे किसी भी अन्याय के खिलाफ रिपोर्ट कर सकती हैं। ये होती है विशाखा कमेटी। इसके आधार पर सेवा समाप्ति की सिफारिश की गई, अब डीजीएमई को भेजी गई है। उसके मोबाइल फोन की बात करें, डॉक्टर रमीज के मोबाइल फोन की बात करें तो पीएफआई से कनेक्शन मिला है। महिलाओं को निशाना बनाता था, वो तमाम डिटेल्स मिली है। महिलाओं की तस्वीरें, महिलाओं के फोटोग्राफ्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, तमाम चीजें मिली हैं। और महिलाओं को निशाना बनाता था, व्यापक इसका नेटवर्क था, कई राज्यों में फैला हो। इसको लेकर के जो छापेमारी की जा रही है वो सिर्फ ना उत्तर प्रदेश में है, बल्कि ये छापेमारी दिल्ली में, उत्तराखंड में भी हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस रमीज का नेटवर्क कहां तक फैला था। पीएफआई कनेक्शन की बात करें तो 18 दिन जब ये फरार रहा है, तो 18 दिन फरारी के दौरान इसने अपने लिए फंड इकट्ठा किया। अब फंड जो इकट्ठा किया वो उन अकाउंट से इसके पास आया था जो पीएफआई के लोगों के हैं, जो डॉक्टर शाहीन दिल्ली बम ब्लास्ट की आरोपी है उसके करीबियों के हैं। तो आप समझिए कि पूरा नेटवर्क किस तरीके से काम कर रहा था। ये कोई सिर्फ एक मामला ऐसा नहीं है कि इसे नजरअंदाज किया जा सके। इसने कई महिलाओं, कई लड़कियों को निशाना बनाया है, जिनमें अब तक 24 की बात सामने आ रही है, 24 महिलाओं की बात। और ये महिलाओं को बनाता था निशाना। ये महिलाएं कौन होती थी? ये महिलाएं या तो डॉक्टर होती थी, या मॉडल होती थी, या अपने धर्म पर कम विश्वास करने वाले होती थी, पूजा पाठ में जिनका विश्वास ना हो या पूजा पाठ ना करती हो। तो ये रमीज, जिसकी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये उन्हें निशाना बनाता था। और कई राज्यों में इसका पूरा नेटवर्क फैला हुआ था। इसके परिवार के लोगों को पता था। पीएफआई इसको पैसा देता था। पीएफआई ने तो कहा कि तुम मामले में फंस गए हो तो अब हम आपको फंडिंग भी देंगे, आप बड़े से बड़ा लॉयर करो। अब आप समझिए कि ये छोटा मोटा लव जिहाद का मामला नहीं है, ये पूरा रैकेट चल रहा है। किस तरीके से महिलाओं को अपने जाल में, प्रेम जाल में फंसाए, उसके बाद धर्मांतरण करे। हालांकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार योगी सरकार इस पर काम करती रही है कि धर्मांतरण को रोका जाए, और धर्मांतरण विरोधी कानून भी उत्तर प्रदेश में लागू है 2021 से, और उसके तहत भी कई मामले दर्ज किए गए थे। तो हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। शशि पांडे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, अंकित परिहार जी है समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है, इसके अलावा हमारे साथ फोन लाइन पर दीपक सोनकर जी रहेंगे, प्रवक्ता बीजेपी से हैं। शशि पांडे जी, सबसे पहला सवाल आपके साथ है। केजीएमयू में जो चल रहा था वो अपने आप में हैरान करने वाला है। कैसे देखते हैं इस पूरे लव जिहाद से लेकर धर्मांतर तक चलने वाले इस पूरे रैकेट को?
पीएफआई की एंट्री को इलीगल तरीके से उसमें पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है, हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो एमएस चंद को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर ये चर्चा रखी है। देखिए, आवाज तो मेरी आ रही है ना? जी जी जी, प्लीज कहिए। अच्छा जी। देखिए, ये कोई नया मुद्दा नहीं है, ना ही पहली बार ये भारत में हो रहा है। ये तो आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि लव जिहाद हो गया और धर्मांतरण की बातें हो, चाहे वो इस्लामिक धर्मांतरण हो या ईसाइयों में धर्मांतरण हो। पूरा पंजाब इसका आपके सामने प्रमाण है, और केरल इसका प्रमाण है आपके सामने। उत्तराखंड में आप देख ही रहे हैं कि जो देवभूमि थी वो किस तरीके से कन्वर्ट हो रही है, और आए दिन वहां पर भी हम कुछ ना कुछ सुनने को मिलते हैं। और अगर आपको याद हो, इसके पहले कुछ ही दिन पहले की बात मैं बता रही हूँ कि लास्ट ईयर की बात है, एक छांगुर बाबा जलालुद्दीन करके एक प्रकरण आया था, जो कि देखने में बहुत ही सामान्य सा व्यक्ति लग रहा था, लेकिन उसने भी कम से कम बताया जा रहा है कि उसने 100 करोड़ के लेन देन का कुछ उसका कुछ लेन देन था, और उसने धर्मांतरण का काम किया था। तो इस तरीके से ये पहला मामला नहीं है कि जब हम ये देख रहे हैं कि कोई गैर पढ़ा लिखा या निरक्षर व्यक्ति इस तरीके के काम में लिप्त है, मौलाना लिप्त है, या जो भी इनके मतलब जो धर्म गुरु होते हैं वो इसमें संलिप्त हैं। यहाँ तक कि हम सोचते हैं कि शायद ये निरक्षर लोग काम ये करते होंगे, या जो धर्म गुरु हैं उनका एक एजेंडा होता होगा। लेकिन हम जब रिसर्च करते हैं या जब हम बहुत सारे मामले देखते हैं, बहुत सारी घटनाएं देखते हैं, तो हम पाते हैं कि इसमें तो पढ़े लिखे लोग भी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। अब जहां तक की बात आती है कि जब हम डॉक्टर्स के पेशे की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी हम देखने को पा रहे हैं कि बताइए कि जो अभी जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, उसमें तो पूरी पूरी एक यूनिवर्सिटी के लोग संलिप्त थे उस पे। और ये रैकेट कहाँ से कहाँ चल रहा है, ये सोचने वाली बात है। और मैं तो हैरानी ये मानती हूँ कि हमारी जो एजेंसियां हैं, हमारे जो लोग हैं, काम करने वाले सरकारों में बैठे हुए लोग हैं, वो कैसे पता नहीं लगा पाते इन सब चीजों का। और जब एकाएक कोई घटना आती है, कोई कंप्लेन होती है, कोई शिकायत होती है, तब जाकर के एक वो होता है कि अच्छा, कच्चा चिट्ठा सा फैल गया, अब जी इसमें हम वो करेंगे, देखेंगे, इस मुद्दे को देखेंगे। जी तब जी जी। सरकार हरकत में आती है। क्या सरकार के नाक के नीचे इतनी बड़ी चीजें हो रही, इतनी साजिश हो रही है, और सरकार जान नहीं पा रही? क्या आपको क्या लगता है केरल एक दिन में कन्वर्टेड हुआ है? केरल में आज हिंदू कितने कम रह गए हैं? केरल ऐसा एक राज्य है जो साक्षर राज्य है। कहते हैं जो साक्षर होते हैं वो कम से कम उनकी बुद्धि खुली होती है, और उनकी बुद्धि इस तरीके से खुली कि उन्होंने अपना धर्म ही परिवर्तित कर लिया। तो केरल हमारे सामने बहुत बड़ा एक प्रमाण है, पंजाब हम सामने देख रहे हैं। तो ये बहुत बहुत सारी वैसे वजह है इसके धर्मांतरण के पीछे। तो सरकारों को इसके ऊपर काम करना पड़े, और कहीं ना कहीं जिस धर्म से धर्मांतरण हो रहा है उन जी, लोगों को भी सजग होने की जरूरत है। लेकिन सुशील जी, आप कह रहे हैं कि सरकारों को ध्यान देना होगा, लेकिन सरकार जब इस पर काम करती है तो सरकार का विरोध शुरू हो जाता है और यहाँ के अपने ही लोग करते हैं। अंकित जी, आप इस पूरे प्रकरण पर क्या कहेंगे? देखिए, जो ऋषि जी ने जहां से बात खत्म की है, मैं वहीं से बात शुरू करना चाहूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है। देखिए, सच्चाई ये है कि सरकार जो है इस पूरे मामले को पहले फैलाना चाहती है। जो ये सच्चाई आज की जो सरकारें चल रही, चाहे वो किसी भी प्रदेश की सरकारें हैं, वो चाहती है कि ये मामले पहले उनको राजनीतिक लाभ लेना है। ये जो राजनीतिक लोग जिस तरह की सरकारें चला रहे हैं, आप जानते हैं, उनका नहीं, उद्देश्य ये नहीं है बताइए कि इसमें सारी कौन सा घटनाओं को रोका राजनीतिक जाए। लाभ दिख रहा है? इसमें कौन सा राजनीतिक लाभ, कौन सा अरे भाई, राजनीतिक नुकसान दिख रहा है आपको अंकित जी? यही तो राजनीतिक लाभ है कि आज आप चर्चा कर रही है, और ये चर्चा करने के साथ ही प्रदेश के चर्चा देश के अंदर राजनीतिक लाभ के लिए? हम कौन सा इलेक्शन हाँ, लड़ रहे हैं? हाँ, हमको तो अरे, देश की, अपने महिलाओं अरे की भाई, चिंता है भाई। उनको एक बरगलाया संदेश- फुसलाया जा रहा है, उनका यौन शोषण हो रहा है, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं? ये चिंता है हमें, हमारी महिलाओं के लिए। इसमें कोई, हम ये राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं हम। हमको अब आप ही बोल लीजिए ना, फिर हमको बोलने दीजिए, आप ही बोल लीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए। आप अगर कायदे की बात करें तो हम सुने भी। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ, इस डिस्कशन से किसको राजनीतिक लाभ हो रहा है बताइए जरा। करिएगा ना कि हमारी बात सही गलत है। हमारी बात आप सुनिएंगे तब तो तय कर पाएंगे। चलिए बोलिए 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 बोलिए। भाई देखिए, जो लोग यहाँ पर सरकारें चला रहे हैं, उनका ये इसमें हित है इस तरह के कामों को कराने में, और वो इस तरह के कामों को बढ़ावा देते हैं। उनका दिखावा ये है कि हम इसको रोकना चाहते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। लेकिन असलियत ये है कि वो लोग खुद चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं बढ़े,
और अच्छा। बढ़ने के साथ समाज के अंदर एक विखंडन का भाव पैदा हो और उसका तो ये ध्रुवीकरण करके डॉक्टर रमीज को जो पीएफआई से पैसा आ रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? कौन दिलवा रहा है? अरे भाई, पीएफआई नहीं है PFI क्या उसके पीछे? अरे सुनो तो भाई, पीएफआई से पैसा आ रहा तो पीएफआई क्या कोई वो ड्रोन से पैसा बेचती है कि किसी कबूतर अफगान का पैसा बेचती है? आप किसी भी न किसी कमाल की माध्यम बात से कर रहे हैं। बेचती होगी। उन पैसों की निगरानी, उन माध्यमों की निगरानी करने का काम किसके पास है? सरकार के पास। एजेंसियां क्या कर रही है आपकी? आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? आपके एलआईयू क्या कर रही है? आपके सारे के सारी इतनी बड़ी मशीनरी, इतना बड़ा आपके पास बजट है, जब काम उसके कर रही है तभी बावजूद तो चीजें सालों सामने से आ रही हैं घटना अंकित होती जी। रहती है और आप शांति से बैठ के उस बात का इंतजार करते हैं कि कब सही मौका आए और कब हम सही तरीके से इसको खोल के और लोगों के सामने एक जो है धार्मिक भावना भड़काकर लोगों के साथ राजनीतिक लाभ उठा चलिए सकें। अंकित जी, ये आप- दीपक जी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उनका वीडियो नहीं आ पाया, इसलिए हमने उनको फोन के जरिए कनेक्ट किया ताकि बीजेपी का भी पक्ष हम जान पाए। दीपक जी, दीपक जी, हेलो जी दीपक जी कहिए। मेरी आवाज आ रही है आप? जी जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, जिस प्रकार से लगातार समाज में आज धर्म परिवर्तन को लेकर के और किस प्रकार से हमारी बहन बेटी को भला फुसला जिहाद चलाया जाता है। दीपक जी, आपके ऑडियो के अंदर बहुत ज्यादा जो है शोर आ रहा है। हम आपसे दोबारा कनेक्ट करेंगे, लेकिन आपकी आवाज जो है हम तक जो है उसमें काफी शोर आ रहा है। शायद आप कहीं बाहर हैं, इसलिए आपसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा। थोड़ा सा प्लीज ऐसी जगह पर आइए कि आपकी आवाज थोड़ी क्लियर आ पाए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम तक साफ तरीके से पहुंच पाए। मीनवाइल मैं शशि जी वापस आपके पास आना चाहूंगी। आपने अंकित जी की बात सुनी, वो तो हर चीज को पॉलिटिकल रूप दे रहे हैं। शशि जी से ये पूछना चाहूंगी कि जिस महिला ने शिकायत दर्ज की है, वो कौन से राजनीतिक पर्सन है, राजनीतिक व्यक्तित्व है क्या उनका, जिन्होंने जो ये रमीज डॉक्टर है इनके खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज की है? तो उसके बारे में क्या कहना है इनका कि वो राजनीतिक व्यक्ति है जिसने शिकायत दर्ज की है? जो शोषित महिलाएं हैं, क्या वो सभी राजनीतिक, एक मिनट अंकित जी बात तो सुनिए, क्या वो सभी राजनीतिक महिलाएं हैं? अच्छा, आज चलिए आप आज ब्लेम कर सकते हैं। ये धर्मांतरण आज की बात नहीं है। जाने कब से धर्मांतरण चल रहा है भारत में, जाने कब से चल रहा है। ऐसे नहीं घट रहे हिंदू, ऐसे नहीं बढ़ रहा है इस्लाम का जो भी, और ये ईसाई जो लोग बढ़ रहे हैं पंजाब में आप देख ही रहे हैं। तो ये ऐसे नहीं बढ़ा, पूरा आदिवासी क्षेत्र पूरा कन्वर्ट हो गया ईसाइयों में, ये कैसे? और सरकार जहां पर इसमें हाथ डाले वहीं पर ये होता है अच्छा सरकार तो हिंदू मुस्लिम करने आ गई। अगर आप आंख बंद करके रखेंगे ना, तो आप जो ये बोल रहे हैं बोलने लायक भी नहीं बचेंगे आने वाले समय में। जो ये टारगेट चल रहे हैं तो 2050 में भारत को इस्लामिक देश बनाने की, आप बोलने लायक भी नहीं रह जाएंगे ना, हम बोलने लायक रह जाएंगे, कोई नहीं बोलने रह जाएगा। आप आंख बंद करके जो ये विरोध कर रहे हैं, विरोध मत करिए, विरोध जहां करना है उन चीजों का विरोध करिए, लेकिन जहां पर आंख खोलने की जरूरत है वहां पे सभी पार्टियों को कह रही हूँ आंखें खोलने की जरूरत है इस मुद्दे पर। अरे भाई, आंख खोलने की जरूरत है तो सरकार को सबसे पहले तो आंख खोलनी पड़ेगी सरकार को, जिसके पास व्यवस्थाएं हैं, जिसके पास मशीनरी है, जिसके पास एजेंसियां हैं। सबसे पहली आंख खोलनी पड़ेगी सरकार को। और जब सरकार आंख बंद करके बैठी है और ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देने का काम कर रही है, तो मैं समझ सकता हूं कि सरकार कहीं न कहीं इनमें उसका संरक्षण उसको मिला हुआ है। सरकार को सबसे पहले बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी नहीं। चलिए, ये एक चीज है, एक टाइम में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वहां पर माफियाओं का राज चलता था, वहां बाहुबलियों का बोलबाला था, वहां पर गैंगस्टर चलते थे। वो तब सरकार की आंखें बंद थी क्या? किसका राज चल रहा है अभी? किसका राज चल रहा है? अपने राज की बात बता दीजिए आप। आप हर चीज जब सरकार पर ही लेके जाते हैं, तो जो समाजवादी पार्टी सरकार थी, जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तब उसका भी सवाल उठाएंगे फिर। यहाँ तो हम एक कंसर्न की बात कर रहे हैं, यहाँ हम एक कंसर्न की बात कर रहे हैं। शशि जी, आप सुन रही हैं अंकित जी को? कौन सरकार? नहीं, पहले आप जवाब दीजिए। अभी सरकार कौन चला रहा है? जी शशि जी, शशि जी, इतने गंभीर मुद्दे में चिल्लाकर बात करने से बात नहीं होती है, चिल्लाकर बात करने से नहीं बात होती है। इतने गंभीर मुद्दे में
चिल्लाकर बात करने, हम सभी जानते हैं कि क्या हालात थे यूपी के, क्या हालात थे यूपी के, क्या हालात थे नोएडा में। अभी मैं बात करूं नोएडा की, मैं बात कर लूं, नोएडा में शाम से निकलना मुश्किल हो जाता था, लूटपाट इतनी होती थी, आए दिन यहाँ पे हत्याएं होती थी, आए दिन यहाँ पे केस होते थे। लेकिन आज के समय पे नहीं है। पहले अरे क्या हालात थे यूपी में सभी जानते हैं। सरासर आंख पे पट्टी बांधे हुई आप, सरासर आपने आंख पे पट्टी बांध रखी है मैडम। अरे रोज जो घटनाएं घट रही है, रोज जिस तरह की घटनाएं, तो मतलब अखबार फटे पड़े सोशल मीडिया पर रोज दिखाई पड़ता है जिस तरह की घटनाएं आज का उठा ये शायद भूल रहे हैं कि अतीक अहमद के ठिकानों से किस तरीके से खून में लथपथ कपड़े मिले थे, उसके ठिकानों से किस तरीके से जमीन पर, फर्श पर, दीवारों से खून ही खून था। अतीक अहमद की आप क्या चीजें भूल गए हैं क्या? किसका संरक्षण था उसके पास? अरे चलो कथन है, आपने सरकार की बात कर रहे हैं ना अंकित जी, तो सरकार की हम भी बात कर लेते हैं। देखिए ऐसा है, कोई हम यहाँ पर कोई नए तो बैठे नहीं कि हमें नहीं पता होगा कि समाजवादी पार्टी सरकार के समय में क्या हुआ, बीजेपी में क्या हो रहा है, कि किसके समय में क्या हुआ। नहीं तो आप अगर सरकार, यहाँ पर हमारा कंसर्न है कि हमारे देश की बहू बेटियों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। इस रमीज की बात करें तो वो टारगेट करता था, वो सिर्फ महिला डॉक्टर छांटता था। आप समझ रहे हैं? तो सरकार क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? चलिए दीपक जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक जी आप पूरी कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं। एक सेकंड अंकित जी, दीपक जी आ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है। दीपक जी देखिए, सरकार ने कभी जानने की कोशिश नहीं की पैसा कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है। अरे भैया अब अंकित जी सुन लीजिए ना, अब सरकार जी भैया अंकित जी अपना थोड़ा सा धैर्य रखिए, सुनने का भी काम करिए। हमें मालूम है कि जनता की समाजवादी पार्टी नहीं सुनती है, हमें मालूम है केवल माफिया और अपराधियों की समाजवादी पार्टी सुनती है। तो भैया अपना पक्ष आपने रखा है तो मुझे भी अपना पक्ष रखने का मौका दीजिए। मैं तो पहले आपसे और चैनल से भी दोनों लोगों से माफी मांगता हूं कि नेटवर्क के कारण मैं जुड़ नहीं पा रहा था, और आज जितना मैं समझ पाया हूं मुझे बड़ी शर्म आ रही है। शर्म इस बात की मुझे आ रही है, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो यहाँ आपकी सरकार और आपकी सरकार में ये हो रहा है। अरे मैं तो बोल रहा हूं अंकित जी 2 मिनट सुनिए आप पहले, आपकी भी हम सुनेंगे दोबारा से। पहले दीपक जी को एक बार सुन लेते हैं। दीपक जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। आपको शर्मिंदा होना चाहिए कि आपकी सरकार में इस तरह की घटनाएं हो रही है और आप अगर ऐसे चिल्लाओगे, सुनो ऐसे चिल्लाओगे तो फिर मैं भी चिल्लाऊंगा, जो चर्चा है वो चर्चा नहीं हो पाएगी। जी दीपक खाली चिल्लाने से काम नहीं चलता है। चलिए अंकित जी जी खाली चिल्लाने से काम नहीं चलता है। दीपक जी आप जल्दी से अपनी बात कहिए। अंकित जी 1 सेकंड रुकिए, आपको टाइम मिलेगा। अंकित जी आपको टाइम मिलेगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है अंकित जी प्लीज। पॉलिटिक्स कर रहे हो, जो धर्म की पॉलिटिक्स के लिए आप बचाने के लिए बैठ रहे हो ना, चिंता मत करना, यही तो आपके घर में घुस के आपको मारेंगे। आज जितना आप बचाने के लिए यहाँ बैठे हो, जितना संरक्षण करने के लिए यहाँ बैठे हुए हो, इतना मत चिल्लाओ, बच्चों को समझो की बात करो, ठीक है ना? अरे भाई आप क्यों ऐसे लोगों का पक्ष लेने का काम कर रहे हैं जो जिस प्रकार चाहिए ना, तो समाजवादी पार्टी जो दिल्ली में विस्फोट होता है उनसे मिले हुए हैं? क्या समाजवादी सरकार धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनसे मिले हुए हैं? अरे भाई पार्टी के लोग मिले हुए हैं, आतंकवादियों की FIR वापस करते हैं, मुजफ्फरनगर भारतीय जनता पार्टी के लोग मुख्यमंत्री आवास में बिठा के संरक्षण दे रही है, सरकार ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है, सरकार ऐसे लोगों को धन मुहैया करने का रास्ता दे रही है। तो समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है। अरे भाई चर्चा हो रही है, कितना गंभीर विषय है कि किस प्रकार से बहन बेटियों के साथ अपराध किया जाता है, उनको बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन कराया जाता है, और सरकार आपकी है, उनकी पैरवी करने पर बैठे हुए, और सरकार आपकी है, हम पैरवी नहीं कर रहे हैं, हम आपको कंधे में खड़े कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। भैया शर्मिंदा हो जाओ दीपक भाई। जब सुनने का काम करना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी के लोगों को शर्म करनी चाहिए कि ऐसे अपराधी, ऐसे माफियाओं की, ऐसे गुंडों की लगातार पैरवी करते हैं। और आज तो हद ही हो गई
कि जिन्होंने लगातार धर्म परिवर्तन को लेकर संरक्षण किया हो, जिन्होंने गुंडे लगातार सरकार धर्म चला रही है तुम्हारी। धर्म परिवर्तन कराया हो, आज उनकी संरक्षण करने के लिए चिल्ला करके चिल्लाने का काम किया जा रहा है। और चिल्लाने गुंडे और से माफिया सरकार जनता चला की रहे हैं आवाज भाई। को दबा नहीं पाओगे, चिल्लाने किसकी? से जनता की आवाज को दबा नहीं पाओगे, सरकार की आवाज को दबा नहीं पाओगे। सरकार निश्चित रूप से जो ऐसे अपराधी है पर कार्रवाई करेगी और कड़ी कार्रवाई चलिए, करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है उनका स्टैंड थोड़ा दुखद हम कहेंगे है और खतरनाक भी है, क्योंकि जो हमारे देश की बहू बेटियों को टारगेट कर रहे हैं आप उनको डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि आपको सरकार को घेरना है। ये तो अपने आप में बहुत शेमफुल बात है अंकित जी। नहीं, बहुत शेमफुल बात है। फिलहाल वक्त नहीं कि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। दीपक जी, अंकित जी, शशि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो जो हमारे आसपास महिलाएं हैं उनको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए कि मॉडर्न बनने के जमाने में यह जरूरी नहीं है कि आप आंख बंद कर किसी के पर भी विश्वास कर लें, क्योंकि कुछ लोग विश्वास के लायक नहीं होते। और जिस तरीके से डॉक्टर के पेशे को बदनाम किया जा रहा है वो तो अपने आप में और बड़ा घातक है कि पहले तो हम कहते थे कि जो अनपढ़ है उनके हाथ में पत्थर दे दिए जाते थे, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनका माइंडसेट समझिए कि वो आपके घर के अंदर घुस रहे हैं। तो जरूरी यह भी है कि जो माता पिता है वो भी अपने बच्चों पर जरूर नजर रखें। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी जारी, आप देखते रहिए MH1 न्यूज।